अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एनर्जी में मौजूद हैं, और यही टॉपिक्स कैम्ब्रिज की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट और एनर्जी फ्रॉम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किस तरह से एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है। लेकिन हम बात करेंगे एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब एनर्जी बेसिकली क्या है, किसी भी बॉडी की जो एबिलिटी है, जो उसके अंदर काबिलियत होती है काम करने की, वो हमारे पास कहलाती है एनर्जी। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन से क्या मुराद हुआ, फर्ज करें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक साइकिलिस्ट है जो कि एक जो है वो ऊंची जगह पे, या एक जो है छोटी सी चोटी सी है हमारे पास, ठीक है, या एक ढलवान सी है। ठीक है, इसके ऊपर पहले इसके ऊपर जाएगा, टॉप पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, अब इस दौरान उसने क्या एनर्जी गेन की, क्या एनर्जी लूज की। सबसे पहली बात हम बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस बंदे ने, ठीक है, बिकॉज ये बंदा खुद ही एनर्जी, खुद ही इस हाइट के ऊपर जा रहा है, यानी सर्टन हाइट गेन कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, यानी इस साइड तक अपने साइकिल को लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं जी कि सबसे पहले इस बंदे ने क्या किया, जो है अगर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसने लेट सपोज कोई चीज खाई है। ठीक है, अब उस चीज खाने से क्या हुआ कि इसके स्टमक के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, स्टमक, इसके अंदर क्या हुआ जी कि जो यानी इन द प्रेजेंस ऑफ जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन बेसिकली बायोलॉजी का वो प्रोसेस है जिसके तहत जो हमारा फूड, जो कुछ हम खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है और उसके केस में हमें एनर्जी मिलती है। तो मतलब जो कुछ इसने खाया था ग्लूकोज, ग्लूकोज खाने से जो है, ग्लूकोज जो था वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके सनलाइट की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुआ और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, केमिकल एनर्जी। चूंकि केमिकल्स की ब्रेक डाउन से हमें जो है एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अब सॉरी यहाँ पे मैं दिस इज केमिकल, स्पेलिंग थोड़े चेक कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी जो है ये इस बंदे के अंदर मौजूद है, जो किसको अलाउ करिए कि इसके साथ वो कुछ काम करे। अब इसने क्या काम किया, इसने साइकिल को पैडल किया और साइकिल को पैडल करके ये इस हाइट तक ले गया। मीन कि जब ये साइकिल को पैडल कर रहा है तो इसके अंदर मोशन आ रहा है। अब मोशन यहां तक, तो फॉर एग्जांपल ये जब यहां पे था तो मोशन इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी को ड्यूरिंग मोशन अचीव होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, अब मास तो इसका फिक्स्ड है साइकिल का प्लस इस बॉडी का, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहां तक तो जो है मैक्सिमम थी, जैसे इसने यहां से ऊपर मूव करना शुरू किया तो वेलोसिटी इसकी कम होनी शुरू होगी। उसकी रीजन क्या है कि इसको ज्यादा जोर लगाना पड़ा है, इसको क्या करना पड़ा है, ज्यादा इस आई मीन वेलोसिटी जब कम हो रही है, वेलोसिटी कम इसलिए हो रही है कि ये अब ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको नीचे खींच रहे हैं, जबकि उसके मुखालिफ सिमत में जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। मीन के काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली जो है अब क्या हो रही है, जैसे जैसे अपवर्ड जाता जाएगा इसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी। ठीक है, और एक सर्टेन टाइम आएगा, लेट सपोज ये अगर आप एनर्जी को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी सेम भी रह सकती है। लेकिन यह है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी अब लगा रहा है, जो कि
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके मुखालिफ सिमत में है, तो ये सारी की सारी एनर्जी जाया नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है किस फॉर्म के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। जब ये हाइट इस हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है, इसके अंदर आप वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो इसने वर्क डन किया था, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब अगर जब यहां से, बिकॉज अब जब यहां से पेडल नहीं भी करेगा, थोड़ा सा यहां से आगे आएगा, पेडल नहीं भी करेगा तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ये खुद कैसे नीचे आ रहा है, बिकॉज इसने वो जो वर्क डन किया था, वो जो काइनेटिक एनर्जी, आई मीन काइनेटिक एनर्जी की सूरत में इसने जो इस बॉडी के अंदर इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब वो पोटेंशियल एनर्जी एनफ है इस बॉडी के लिए कि इसको खुद ब खुद नीचे ले आए, ठीक है, इसको खुद ब खुद नीचे ले आए, तो बॉडी यहां से क्या हो जाएगी, खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहां तक जब पहुंचेगा तो क्योंकि जैसे जैसे से नीचे आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है डाउनवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता जाएगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद आप देखेंगे साइकिल फिर भी थोड़ी देर के बाद मूव करेगा। अब ये क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ये इसलिए मूव कर रहा है कि इसने वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में खर्च होगी, इसलिए जब यहाँ पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ से इसको खींचने वाली यानी डाउनवर्ड फोर्स कोई नहीं है, क्योंकि जमीन का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, अपवर्ड, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इस ग्राउंड पे बैलेंस कर देगा, इसलिए ये साइकिल जो है वो मूव करेगा। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो है सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करने के लिए ऑपोजिट फोर्सेस मौजूद है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि टायर और ग्राउंड के दरमियान है, इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस है, हवा की जो रुकावट है वो भी है, ठीक है, और डेफिनेटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि एक्ट तो कर रही है डाउनवर्ड लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रही है। अब अगर हम इन फोर्सेस को ओवरकम कर दें तो आप देखेंगे साइकिल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स रहेगी और साइकिल मूव करता रहेगा। तो मालूम हुआ कि जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है, वो बेसिकली मुख्तलिफ चीजों के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है टायर और ग्राउंड के दरमियान उसको हीट अप करती है, ठीक है, इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है वो भी हीट अप करती है, फ्रिक्शन जो है उसको रोक रही है। तो यहां से हमें मालूम हुआ जी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली उतनी ही है जितनी हमने स्टार्ट में इसको प्रोवाइड की थी। काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली जो है हमारे पास केमिकल एनर्जी के इक्वल है, जितनी केमिकल एनर्जी है उतनी ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जितनी केमिकल एनर्जी थी इस हाइट के ऊपर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, और जो एनर्जी जितनी फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में या एयर फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए जो है वो प्रैक्टिस में आए थे, ठीक है, उन सब की एनर्जी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो केमिकल एनर्जी के बराबर होगी। तो मीन कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, सिर्फ क्या होता है कि वो फॉर्म्स चेंज करती रहती है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो हम ये जो रिवर्स के अंदर देख सकते हैं कि आई मीन अगर आप देखें तो ये एक रिवर है या एक लेक है, पानी है, ठीक है। अब इस पानी को क्या होगा कि जब इसके ऊपर हीट आती है तो हीट रेज को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सन से जो हीट आ रही है उसको अब्जॉर्ब करेगा उन रेज को। अब अब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये हीट अप हो जाएगा, हीट अप होने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हीट एनर्जी आई, हीट एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी मॉलिक्यूल्स ने ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। जब मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे तो मीन एक दूसरे से अवे हैं वो, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है कि जो पानी जो है, ठीक है, अपनी फील्ड को, अपने सरफेस को छोड़ के अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। उसकी रीजन क्या है कि जब हीट एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, इसलिए वो अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं। अब इवेपोरेशन जब होगी तो वो वाटर वेपर जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेंगे, जब वो कूल डाउन होंगे तो वो एक रेन की फॉर्म में दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब दोबारा से वापस आ रहे हैं तो देखें कि सिस्टम जो है मीन जितना वाटर यहाँ पे था, जितना वाटर यहाँ पे था, ठीक है, ये जितनी एनर्जी इसको सन से मिली थी इस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को तेज करने के लिए, प्रोसेस को तेज करने के लिए वो एनर्जी जो है ऊपर जब इस ड्रॉप्स को यहाँ पे ले गए तो वो सारी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी हुई थी, ठीक है, और वही एनर्जी थी जिसकी वजह से पानी रेन जो है खुद ब खुद नीचे आ गई। रेन को कोई प्रेस नहीं करता है, रेन ड्रॉपलेट्स को ऊपर से प्रेस नहीं कर रहा कि वो नीचे आए, वो खुद ब खुद, यानी एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जो इस हाइट की वजह से इन्होंने गेन की है,
ठीक है, इस हाइट की वजह से उन्होंने गेन की है। और वो हाइट वो कैसे गेन की थी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ने कहां से एनर्जी ली? ठीक है, इवेपोरेशन ने सन से एनर्जी ली, जिस सन से हीट एनर्जी ली, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा जब वो ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमारे वाटर तक जो है वो पहुंच रही होती है, जो कि आती है तो डेफिनेटली जब ऊपर से हिट करती है तो हमारा ये पूरा प्रोसेस इस तरह से मूव करते हैं। तो जनरली हमने देखा जी, एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है, वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही होती है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही होती है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हम एनर्जी किस तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। मतलब आपके जहन में आया होगा कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी में काम करने की जो सलाहियत है वो एनर्जी की वजह से होती है। और फिर कि अगर जो जहां से वो एनर्जी हासिल कर रहा है, यानी वो काम करने की सलाहियत हासिल कर रहा है, अगर वो ऐसी सोर्स हो जो कि दोबारा ना बन सके या लिमिटेड हो, मतलब कि फाइनाइट हो, तो हम ये कहेंगे कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यानी मैं यूं बात करता हूं कि हम जो लकड़ी जलाते हैं, यानी हम सबसे पहले कोल से स्टार्ट करते हैं, एक लकड़ी को जलाया जाता है और उससे जब हम हीट हासिल करते हैं, हीट क्या है? एक एनर्जी है हमारे पास। अब वो जो लकड़ी हमने जलाई है, अगर हम उसको देखें तो वो लकड़ी क्या हुई, दोबारा जब जो जल गई उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। मतलब कि उसके लिए या तो हमें नया दरख्त काटना पड़ेगा या नया दरख्त लगाना पड़ेगा, और अगर हम उसको देखें तो उसमें काफी टाइम लगता है। यानी अब मैं यूं बात करूंगा कि जो हमारे पास वो सोर्सेज जो कि बाय नेचर हैं, कुदरती तौर पर हैं, लेकिन वो दोबारा उनके बनने में इतना खासा टाइम लगता है कि हम उन्हें अपने लाइफ से अगर कंपेयर करें तो वो नॉन रिन्यूएबल है। मतलब कि मिलियंस ईयर बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ऐसी सोर्सेज से आप अगर एनर्जी हासिल कर रहे हो तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। मतलब उनमें कौन कौन से नाम आते हैं? उनमें जो मेजर नाम है वो कोल, जैसे मैंने शुरू में बताया, ठीक है, यानी जो हमारे पास कोयला होता है। फिर इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास जो है वो ऑयल है, यानी जैसा पेट्रोल वगैरह, जिससे फिर हम यानी रिफाइन करके उसको और साफ करके हम उसको और ज्यादा कह सकते हैं कि ऑयल से ऑयल ग्रीस, फिर उससे जो है वो जिसा मिट्टी का तेल वगैरह निकालना, ये सारी वो उसमें ही आती हैं। और फिर हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो गैस है, यानी जो एक नेचुरल गैस आती है जो घरों में हम जला रहे होते हैं, मीथेन वगैरह, ठीक है। यानी ये वो सारी हमारे पास सोर्सेज हैं जो कि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक, यानी अगर हम जियोलॉजिस्ट के हवाले से देखें, कुछ साइंटिस्ट के हवाले से देखें जो इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, नेचर के ऊपर जो वर्क कर रहा है, उसके मुताबिक जो है ये रिपोर्ट है कि जी 2050 तक जो है, 2050 तक जो है वो ऑयल दुनिया से कंप्लीटली जो है, अगर इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम गैस की बात करें तो, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इस तरह अगर हम गैस की बात करें तो ये गैस जो है इसी तरह से वो 2070 तक इंटू 2070 तक। और फिर इसी तरह अगर हम कोयले की बात करते हैं तो ये लगभग 3025 में जो है ये दुनिया से, हम ये कह सकते हैं, खत्म हो सकता है। अब ये देखें, ये वो बातें जो कि हमें फिर बताती हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स, मतलब इनको अब दोबारा बनाने में, फिर बनने में बहुत टाइम लगेगा, मिलियन ईयर्स लगेंगे। और अगर हम देखें तो सारी इन चीजों के बनने के पीछे जो एक हाथ है, वो जो एक जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, वो सन है। मतलब सन ही से हम डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी यही एनर्जी सोर्सेज जो है वो हासिल कर रहे हैं। अब हम जरा थोड़ा सा ये बात समझते हैं कि आखिर ये फॉसिल फ्यूल से जब हम एनर्जी हासिल करते हैं तो वो एनर्जी किस तरह से हासिल की जाती है। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल, जैसे ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं गैस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो इनके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इन्हें हाइड्रोकार्बन। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो जमीन अर्थ है उसके यानी कोरायर्स में जो हम एयर हमारी है, जिससे कि हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, उसमें और भी बहुत सी गैसेस हैं। अब ऑक्सीजन चूंकि एयर में मौजूद है, ये बात हम जानते हैं। अब जिस वक्त हम फर्ज करें कोयले को ही जला लेते हैं, हम फर्ज करें, अब उससे क्या निकलेंगी जी? उससे यानी जब रिएक्ट कर जाएगा, केमिकली रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो ये तो इंसान के लिए, यानी हम कहते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक एक गैस है जिससे कि डेथ भी वाकई हो जाती है। यानी अगर आपके पास बहुत ज्यादा ये गैस मौजूद हो
और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में फिर हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल है, मतलब ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इन सोर्सेज से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, एनर्जी मतलब कि हीट की शक्ल में और लाइट की शक्ल में जो हम हासिल करते हैं वो तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पूरी इन्वायरमेंट को ही जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। मतलब कि एक नेचर के एक प्रोसेस को डिस्टर्ब करना पोल्यूशन कहलाता है। वो किस चीज को, किस नेचर के किस प्रोसेस को डिस्टर्ब करी, जैसे एनवायरनमेंट को अगर डिस्टर्ब करी तो मैं इसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर दूंगा। अगर वो टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब कि एक कुदरती तौर पर एक मेंटेन है टेम्परेचर और उसमें इजाफा हो जाए तो हम इसे ग्लोबल वार्मिंग में फिर कह देते हैं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करा। और उसके अगर पीछे अगर हम रीजन देखें तो हमें यही चीजें नजर आती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं जिनमें के इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो बर्न किया जाता है, ठीक है, जिससे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। अब वो हीट जो है और साथ प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो हमारी इन्वायरमेंट में जो रेशो एक मौजूद है मॉलिक्यूल्स की, एयर में ऑक्सीजन की एक परसेंटेज है टोटल के हवाले से कहते 20% तकरीबन या है इतनी। अब अगर उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो जितनी कम होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, मतलब कि हमारे लिए तो नुकसानदेह है। इस वजह से जो है वो टेम्परेचर भी रेज अप हो जाएगा, क्योंकि हर जो केमिकल है, हर जो हम कह सकते हैं ये जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं। फिर अगर उनको हम स्टडी करें जो कि केमिस्ट्री में आ जाती हैं तो फिर हम सारी बातें फिर हमें समझ में आती हैं कि वाकई ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं। तो ये बात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन के बर्न या उसको रिएक्ट करने से, ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से, प्लस वाटर भी बन जाता है। अब जो हम यूं बात करते हैं कि जो रेन से हम वाटर हासिल करते हैं, मेजर अगर हम सोर्स देखें एक साइकिल चलता है, यानी वाटर का बनना भी क्या है कि ये सूरज की वजह से जो एक हीट पहुंचती है, समंदर के बुखारात उठते हैं, वो बुखारात इतनी उनकी एनर्जी, यानी मैं यूं कहता हूँ उनका मैस बड़ा स्मॉल होता है कि एयर पार्टिकल्स में वो उड़ते हैं। फिर जब उनमें इतनी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, वो फिर जमीन पर आ जाते हैं, फिर वो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि जब वो फिजा में जाएंगे, फिजा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इंडस्ट्री के फॉसिल फ्यूल्स जो कि मौजूद होते हैं हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो जब रेन के साथ आ जाते हैं तो वो एसिड रेन बना देते हैं। मतलब कि वो रेन जो होती है वो फिर हमारी जो हम कह सकते हैं प्लांट्स और जो इंसान की स्किन है उन दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब आपकी जो फसलें हैं, जो कि हमने अनाज बोया हुआ है, और अगर ये बारिश हो जाए तो वो उनके तबाह होने का या उनमें डिजीज आ जाने का खदशा होता है। मतलब वो अगर फसल हम खाएंगे तो जारी बात है उनमें भी डिजीज होगी। तो अब ये वो सारी बातें हैं जो कि हम ये देख रहे हैं कि हम जिन सोर्सेज से एनर्जी हासिल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर थोड़ा सा अपनी उन चीज़ों को ज़रा हाईलाइट कर लें, मतलब कि उन डिजीज़ को जो कि हम फेस कर रहे हैं, यानी हमें उनके रीजंस अगर तलाश करने हो तो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। उनमें यानी अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें जो है वो एस्थमा यानी दमा वगैरह की जो बीमारी होती है, ठीक है, या में जिसे हम कहते हैं जी सर का दर्द, ठीक है, या फिर अगर हम कैंसर के यानी मर्ज के हवाले से देखें, या फिर अगर हम एक आम जो नज़ला खांसी वगैरह होती है अगर उसको देख लें, गले की खराबी, ये सारी की सारी जो है वो इसी वजह से है कि वो जो एनवायरनमेंट हमारी है वो जो नेचुरली इन्वायरमेंट थी वो डिस्टर्ब हुई हुई है। मतलब उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की या कोई और जो हम कह सकते हैं केमिकल की मौजूदगी ज़्यादा हुई हुई है। फिर इसी तरह अगर हम और बीमारियों के हवाले से देखें तो लंग्स कैंसर, मतलब कि जो फेफड़ों, क्योंकि हम सांस लेते हैं और फेफड़ों से जारी बात है वो हमारे इंटरनल जो बॉडी है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी एक इसी वजह से आ रहा है। तो मतलब यहाँ से हम ये बात सीख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एक तो यानी यहाँ से हम जिनसे हासिल कर रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं दुनिया में, और दूसरी बात कि जो हम उनसे एनर्जी हासिल कर रहे हैं वो भी हमारे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा, मतलब उससे हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। और यही रीजन है, अगर आप देखें तो आज जो पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो एनर्जी क्राइसिस हुए हुए हैं, मतलब कि एनर्जी कम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कम है। अब उसमें
यानी अगर हम ये बात करें कि वो सोर्सेज हम इस्तेमाल करें, जैसे कि हम हीट को इस्तेमाल करें, जैसे कि हम जो है वो एयर को इस्तेमाल करें, जैसे कि हम जो है वो वाटर को इस्तेमाल करें, तो ये वो सोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल सोर्सेज, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्सेज हैं ये। और दूसरी बात, इनसे ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जिस तरह से कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। तो मतलब इनसे हमें दोहरा फ़ायदा है कि ये ख़त्म भी नहीं होंगे और प्लस के ये नुकसानदेह भी नहीं होंगे। तो इसकी तरफ अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो हम वो जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो हमारे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे।